नमस्कार, आप देख रहे हैं साचिया सच की आवाज और मैं हूं कुमार विजय। आज हम एक विशेष वार्ता कर रहे हैं अपने चैनल पर। हमारे साथ बहुत ही शानदार समाजशास्त्री जो वाराणसी से संबद्ध हैं, प्रोफेसर दयाशंकर सिंह यादव जी हैं। दयाशंकर सिंह यादव जी इस समय अखिल भारतीय समाजशास्त्री परिषद में सचिव पद की उम्मीदवारी भी कर रहे हैं और अमूमन इस पद के बारे में या इस संस्था के बारे में कम ही देशवासियों को पता है। तो हम सबसे पहले उनका अपने इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपका स्वागत है शंकर जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं सर्वप्रथम आपके इस साचिया चैनल को धन्यवाद करूंगा कि आप मुझे आमंत्रित किए। और मैं कहना चाहूँगा कि भारत में जब सामाजिक मुद्दों पर किसी विषय के अध्ययन की बात हुई तो सर्वप्रथम समाजशास्त्री परिषद का गठन 1951 में हुआ, 1951 में जी। तब से यह परिषद लगातार समाजशास्त्र के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में अनवरत योगदान इसका चलता रहा है और यह एक बहुत मजबूत कड़ी है समाज को दिशा देने के लिए, नीति निर्माताओं के लिए, नीति निर्धारण के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जब भी समाज में किसी दिशा की जरूरत पड़ती है तो ये भारतीय समाजशास्त्री परिषद उसमें अग्रणी भूमिका निभाता है। चलिए, चूंकि अभी एक बहुत महत्वपूर्ण चीजें इन्होंने कही दयाशंकर जी ने कि समाज के किसी भी विषय के निर्धारण में या समाज के डेवलपमेंट के निर्धारण में बहुत बड़ी भूमिका होती है समाजशास्त्र की। इस समय चूंकि आप कहते रहे कि ये राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन समाज राजनीति का एक बड़ा गहरा संबंध होता है जो हम सब देखते हैं। और इस समय एक बहुत बड़ा सामाजिक प्रश्न राजनीति में चल रहा है जिसको सामाजिक न्याय के नाम से हम सब जानते हैं, और उसमें जाति जनगणना की बात आती है। तो इस जाति जनगणना की जरूरत को क्या एक समाजशास्त्री महसूस करते हैं कि समाज में जाति जनगणना का कुछ फायदे मिल सकते हैं? सर देखिए, हमारा ये मानना है एक समाजशास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते कि किसी भी क्षेत्र की सूचनाएं सार्वजनिक होनी चाहिए, चाहे वह जनगणना के रूप में हो, चाहे जातीय जनगणना के रूप में हो, चाहे कौन किस क्षेत्र में कितना इन्वॉल्व है, सक्रिय है, ये सब आंकड़े सरकार के पास होना चाहिए। तो एक समाजशास्त्री दृष्टिकोण से मैं कह सकता हूं कि जातीय जनगणना भी आवश्यक है। जी, चलिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हमने लिया, लेकिन अब हम जानना चाहेंगे कि प्रोफेसर साहब दयाशंकर जी अपने बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं कि आपका बचपन कहाँ गुजरा और शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, कैसे हुई और कैसे जो है आज एक अखिल भारतीय मंच पर अपना एक बड़ा हस्तक्षेप करने के लिए वो आगे आ रहे हैं। सर इसके लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हम लोग शुद्ध रूप से ग्रामीण परिवेश वाराणसी से जुड़े हुए हैं और महामना की बगिया काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हम लोगों की शिक्षा दीक्षा, उच्च शिक्षा की पढ़ाई पूरी हुई है। हमने स्नातक की डिग्री, बीएड की डिग्री, एमए की डिग्री और शोध कार्य महात्मा गांधी बीएचयू से किया है। और हम लोगों का जो महाविद्यालय है वह काशी विद्यापीठ से संबद्ध है और जितना भी एकेडमिक कार्य है हम लोग काशी विद्यापीठ से जुड़ करके करते हैं। जी, तो जैसा कि भी प्रोफेसर साहब ने बताया कि काशी विद्यापीठ से जुड़े हुए हैं और ये वाराणसी के लिए गौरव की बात होगी अगर वो समाजशास्त्र जो ये देश की परिषद है, पूरे भारत की परिषद है, अगर उसमें बतौर सचिव हस्तक्षेप कर पाते हैं जिसका वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसके कौन मेंबर हो सकते हैं प्रोफेसर साहब, कौन इसके मतदाता होंगे और ये परिषद आपकी है एक किस तरह की भूमिका निभा रही है, इसका समाज को कितना फायदा मिलने वाला है या कितना मिलता रहा? सर बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया है। ये समाजशास्त्र परिषद जो भारतीय समाजशास्त्र परिषद है, इसमें जो
आजीवन सदस्य होते हैं, लाइफ टाइम मेंबर, वही मतदान करते हैं और ये लगातार अनवरत चलता रहता है। जो मैं सचिव पद का जो प्रत्याशी हूँ, विशेष करके हम लोगों को पीड़ा ये रहती है कि अभी तक महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व इस इतनी बड़ी संस्था होने के बाद भी विशेष करके विश्वविद्यालयों का प्रतिनिधित्व बहुत ज्यादा रहता है। तो हमारी यही इच्छा है कि ये पहली बार किसी महाविद्यालय से सचिव पद का चयन हो, जिससे कि क्योंकि देखिए विश्वविद्यालय स्तर की एक अपनी समस्याएं होती हैं, महाविद्यालय स्तर की अपनी समस्याएं होती हैं। तो सबसे ज्यादा संख्या महाविद्यालय के लोगों के प्रतिभागी उसमें प्रतिभाग करते हैं। तो अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों की प्रतिभागिता या नेतृत्व उस संस्था में रहेगा तो निश्चित रूप से और बढ़िया कार्य करने की उम्मीद है हम लोगों को, और बेहतर कार्य किया जा सकता है। तो ये इसमें जो आपके आजीवन मेंबर बनते हैं, ये कौन लोग हो सकते हैं? केवल समाजशास्त्र के प्रोफेसर भी हो सकते हैं या और दूसरे लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं? क्या है इसका क्राइटेरिया? सर, ज्यादातर उम्र की क्राइटेरिया जो बच्चे समाजशास्त्र से परास्नातक की डिग्री लेते हैं या समाजशास्त्र के क्षेत्र में शोध का कार्य करते हैं या समाजशास्त्र में अध्ययन अध्यापन का कार्य करते हैं, ज्यादातर उम्मीद है कि मतलब वही ही इसके लाइफ टाइम मेंबर बनते हैं। और लोगों के लिए ये प्रतिबंधित नहीं है, लेकिन एक तरह से ये है कि उनको मेंबर नहीं बनना चाहिए। जी। अच्छा, ये जब आप एक बड़ा हस्तक्षेप उत्तर प्रदेश में, सिर्फ वाराणसी नहीं कहेंगे बल्कि उत्तर प्रदेश जैसे परिषद में करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको चुनौतियां क्या क्या दिख रही हैं कि किन चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ेगा इस सचिव पद पर विजित होने के लिए? सर, चुनौतियां देखिए बहुत कुछ नहीं है इस क्षेत्र में, क्योंकि सारे जो सदस्य हैं लाइफ टाइम, सारे कहीं न कहीं विद्वान हैं और अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, बहुत लंबे समय तक कार्य कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से सब लोग समझदार हैं, तो कोई इस तरह की विशेष चुनौती नहीं है। वह समाज को दिशा और दशा देने की कोशिश करते हैं, तो ये नहीं माना जाता है कि इसमें किसी तरह की चुनौतियां हैं। हाँ, वर्तमान समय में ये देखा जाता है कि जैसे हम सारे क्षेत्रों में जिस हिसाब से विकास कर रहे हैं, तो इसको भी नेशनल और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आगे ले जाने की जरूरत है, क्योंकि वर्तमान समय में डिजिटल की दुनिया चल रही है। तो अगर जितना ज्यादा से ज्यादा इसको पारदर्शी बनाया जाए, चाहे सदस्यता के रूप में हो, चाहे जो सदस्यता का पैसा आता है जो खर्च के रूप में आता है, उसको और बढ़िया ढंग से पारदर्शी बनाया जाएगा, जिससे कि और लोगों का ध्यान और लोगों का जुड़ाव इसमें अधिक से अधिक हो सके। अच्छा, कोई भी परिषद बनती है तो सबसे पहले जो उसके मेंबर होते हैं उनके फायदे की बात करते हैं। अगर आप सचिव हो जाते हैं तो परिषद के जो सदस्य हैं इनके हित में आप क्या निर्णय लेंगे या आप क्या विचार करके आगे बढ़ रहे हैं? सर देखिए, परिषद के सदस्य वही लोग होते हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रगणी भूमिका निभाते हैं। तो हम लोग एक प्रयास सचिव के रूप में यही प्रयास करेंगे कि उनको इस तरह का शोध का माहौल मिले, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उनका प्रतिनिधित्व हो और उन युवाओं की भागीदारी हो, महिलाओं की भागीदारी हो। अमूमन ये माना जाता है या देखा जाता है कि युवाओं की भागीदारी बहुत कम होती है या महिलाओं की भागीदारी कम होती है, जबकि शिक्षा के क्षेत्र में, समाजशास्त्र के क्षेत्र में महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन उस हिसाब से इनकी भागीदारी बहुत कम होती है। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि पारदर्शी व्यवस्था हो, डिजिटल व्यवस्था हो, युवाओं को मंच मिले, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंच मिले, शोध को बढ़ावा मिले और ऐसा शोध जो कि समाज के लिए उपयोगी हो, क्योंकि ये माना जाता है कि समाज शास्त्र एक ऐसा विषय है जो पूरे समाज को एक दिशा देता है। तो ऐसे में हम लोगों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है अन्य विषय की अपेक्षा, क्योंकि यही पॉलिसी मेकर है, समाज को दिशा देने वाले यही समाजशास्त्री हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि समाजशास्त्र परिषद
राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच करके कुछ ऐसा कार्य करे जो दूसरे के लिए अनुकरणीय हो। जी, ये तो परिषद के लिए और आपके चुनाव के लिए महत्वपूर्ण बातें रही। इससे थोड़ा सा इतर हट करके, चूंकि आप वाराणसी से बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश से संबंध रखते हैं, तो उत्तर प्रदेश में खास तौर पर आज भी बहुत सी जातियां हैं जो वंचित हैं, तमाम हक अधिकार जो संवैधानिक हक अधिकार है उनसे भी दूर है या परिधि के बाहर है। पूरा मनुष्यता का सम्मान भी उनको नहीं मिल पाता, या स्त्रियों की स्थिति, अभी आपने महिलाओं की भागीदारी की बात की, तो क्या लगता है कि इनके लिए अभी जो सामाजिक नीतियां बनी हुई हो पर्याप्त है, या अभी इस पर और काम किया जाना चाहिए? इनकी भागीदारी कैसे सुनिश्चित हो सकेगी, खासतौर पर महिला और वंचित समाज या दलित समाज? नहीं सर, देखिए, जब से बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब का संविधान देश में लागू हुआ है, उसमें पर्याप्त व्यवस्था इतना कर दी गई है कि चाहे महिला वर्ग हो, चाहे वंचित वर्ग हो, चाहे समाज का कोई भी वर्ग हो, सबको बराबर सम्मान दिया जा रहा है। अब ये अलग चीज है कि कुछ व्यक्तिगत स्तरों पर, जैसे जागरूकता की कमी के अभाव में, या कुछ ऐसा क्षेत्र है जहाँ की अभी जागरूकता नहीं फैल पाई है, तो वहाँ जागरूक करने की जरूरत है। लेकिन यह है कि कानूनी रूप से पर्याप्त अधिकार सब लोगों को, निश्चित रूप से अधिकार उनको दिए गए हैं। क्या लगता है कि समाज भी वो अधिकार उनको दे पा रहा है, या देने के लिए अग्रेसिव है या प्रयास कर रहा है? जो अधिकार इस वंचित तबके को संविधान से मिले हुए हैं, क्या वो जमीन पर दिख रहे हैं? सर, संविधान ने जो अधिकार दिया है वह पर्याप्त है और उसका असर भी दिख रहा है। समाज बदल रहा है, देश बदल रहा है। हम पूरे विश्व में भारत एक चुनौती के रूप में तैयार है, और पूरे विश्व में चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, एक मजबूती के साथ खड़ा हो रहा है। निश्चित रूप से उपलब्धियां आगे, मतलब भारत के दृष्टिकोण से हो रही है। कुछ विशेष बिंदुओं पर हो सकता है कि हम पीछे हों, लेकिन ये है कि जिस हिसाब से परिवर्तन हो रहा है, हम लोग उम्मीद करते हैं कि उसमें समाजशास्त्र की जो भूमिका है उससे और बेहतर परिणाम आएगा। जी, तो निश्चित रूप से जैसा कि अभी प्रोफेसर दयाशंकर सिंह जी ने बताया कि समाजशास्त्र एक अग्रणी भूमिका रखता है, और इससे असहमत नहीं हुआ जा सकता कि समाजशास्त्री अध्ययन के बिना, उसके जो आंकड़े उससे मिलते हैं, उसके बिना कोई भी समाज कोई सही नीति नहीं बना सकता अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने संचालन के लिए। और जब ऐसे विद्वान व्यक्ति हस्तक्षेप करते हैं किसी राष्ट्रीय समाजशास्त्री परिषद में कि उनका एक सम्मानजनक स्थान हो और नीति निर्माता के तौर पे अपनी भूमिका विकसित कर सके, और ऐसा करने के लिए जब आप आगे बढ़ रहे हैं प्रोफेसर साहब, तो हम उनको अपनी बहुत शुभकामनाएं देते हैं। साचिया सच की आवाज़ का परिवार आपको शुभकामनाएं देता है कि आप उत्तर प्रदेश के गौरव को, वाराणसी के गौरव को राष्ट्रीय मंच पर लेकर के जाएं और आप विजित हों। आप हमारे माध्यम से, आभार सर, अगर हमारे माध्यम से अपने मतदाताओं को कोई संदेश देना चाहें तो आप दे सकते हैं, जो आपके 8000 मेंबर्स हैं। सर, संदेश यही है कि जो लोग अभी उस क्षेत्र में आगे नहीं आए हैं, उनको आगे आने का अवसर मिले। महाविद्यालय से आगे लोग आए, विश्वविद्यालय से लोग आगे आए, महिलाओं का प्रतिनिधित्व उसमें हो, और ज्यादा से ज्यादा लोग अपने अधिकार का प्रयोग करके एक योग्य और कर्मठ अध्यापक को उसमें सामने ले आए, जिससे कि जो इतना बड़ा नाम है, जिसमें कि तमाम वरिष्ठ समाजशास्त्री इसमें काम कर चुके हैं, उसकी गरिमा और लगातार आगे बढ़ती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के दयाशंकर सिंह जी का। आप सब जो आपके मतदाता हैं वो आपके विचारों पर ध्यान देंगे हमारे चैनल के माध्यम से, और जो मतदाता नहीं है वो समाजशास्त्र की भूमिका, उसकी आवश्यकता को महसूस करेंगे। जैसा अभी प्रोफेसर साहब ने बताया कि कितनी ज़रूरतें हैं समाजशास्त्रीय अध्ययन की। हम न इसके बिना बेहतर राजनीति कर सकते हैं, न बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सर।